मुझे बेटियों से नफरत थी। जब भी बेटी पैदा होने वाली होती, मैं बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता और पैदा होने से पहले ही उसकी जान ले लेता। एक बार मेरी बीवी उम्मीद से हुई। मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, मगर वो अचानक घर से गायब हो गई। मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरे 5 बेटे पैदा हो गए। बढ़ापा आया तो बेटे नाफरमान हो गए। एक रोज मुझसे मार पीट कर जायदाद नाम करवाने लगे तो घर के मुलाजिम ने मुझको रात के अंधेरे में घर से भगा दिया। मैं एक बंगले के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सामने खड़ी औरत को देखकर उसके कदमों में गिर गया, क्योंकि मैंने एक खामोश निगाह अपनी बीवी पर डाली थी। वो भारी वजूद के साथ बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी। इसका 6वां महीना चल रहा था, लेकिन मुझे ये भी पता चल गया था कि वो बेटा नहीं बल्कि बेटी को जन्म देने वाली है। मुझे मालूम था जो हरकत में करने जा रहा हूं ये इसकी जान के लिए खतरनाक है, लेकिन मैं बेटियां नहीं चाहता था। मेरी इतनी जायदाद थी कि अगर बेटी पैदा होती तो मेरी जायदाद खानदान से बाहर चली जाती, जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। इसीलिए मैं इस बच्ची को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि बार बार एक ही अमल दोहराना आपकी बीवी के लिए खतरनाक हो सकता है। बेटियों से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन मुझे बीवी तबस्सुम ही चाहिए थी। मुझे इससे बेहद मोहब्बत थी। मेरे पास बेतहाशा जायदाद थी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तबस्सुम से बहुत मोहब्बत करता था। मैं खामोशी से कमरे से बाहर आ गया था। मेरा इरादा डॉक्टर के पास एक दफ़ा विजिट करने का था, ताकि इनसे मालूमात हासिल कर सकूं कि आखिर ये मामला क्या है। क्या मैं वाकई इस बार इसका हमल ज़ाया नहीं करवा सकता? ये सोच आते ही मैंने फौरन डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई। एक लंबी मसाफत तय करके मैं डॉक्टर रुबीना के क्लिनिक पहुंच गया। वेटिंग एरिया में तकरीबन आधा घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा और फिर मुझे अंदर बुला लिया गया। दरवाज़ा नाक करके मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही एक उधेड़ उम्र डॉक्टर बैठी हुई थी। उन्हें सलाम करके मैं खामोशी से बैठ गया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, मुझे मालूम है आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जो काम आप करवाना चाहते हैं इस बार वो बेहद खतरनाक है। आप मुझे लाखों भी देंगे तब भी मैं इस केस में हाथ नहीं डालूंगी। आप 3 दफ़ा अपनी बीवी का हमल ज़ाया करवा चुके हैं और अब चौथी बार आप मेरे दर पर आए हैं। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। काशिफ साहब, आप जा सकते हैं। जबकि मैं बेइख्तियार बोला, डॉक्टर रुबीना, मैंने आपको कितना पैसा दिया है? पिछले 3 केस में भी मैंने आपका मुंह भर के रखा है। अब अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? ये तो नाइंसाफी हुई। आपने मुझसे फ़ायदा ले लिया। जब मेरी बारी आई तो आप मुझे फ़ायदा ही नहीं देना चाहती। जबकि वो फौरन बोली, मैंने जब जब आपसे फ़ायदा लिया है बदले में आपको भी फ़ायदा दिया है, मगर अब आपकी बीवी की हालत ऐसी नहीं है कि इनका इसकाते हमल करवाया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बीवी मर जाएगी। आपको यह ख्याल करना होगा। और काशिफ साहब, आपके पास इतनी दौलत है, अगर एक बेटी पैदा हो भी गई तो कौन सा बड़ा गुनाह हो जाएगा? बेटियां तो बाप की आंखों का नूर होती हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला की दी हुई रहमत से मुंह मत मोड़ें, कहीं अल्लाह सब छीन न लें। बेशक डॉक्टर ने बहुत गहरी बात की थी, लेकिन इस वक्त मुझे यह खातून जहर ही लगी थी। मैं उनको देखते हुए बोला, मुझे बिला वजह का लेक्चर नहीं सुनना। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि यह इसकाते हामिल मुझे लाजमी करवाना है। मैं बेटी चाहता ही नहीं हूं, तो आप बिला वजह मेरे सर बेटी क्यों थोपना चाह रही हैं? बदले में मैं आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। जबकि वो बेइख्तियार बोली, तो ठीक है, आप किसी और के पास चले जाएं, क्योंकि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं भी अपनी जगह से अब खड़ा हो गया था। बिला वजह इस डॉक्टर के मुंह लगना मुझे अपने सर मुसीबत लाने के बराबर ही लग रहा था। मैं उनको देखते हुए बोला, आपने इस दफा मेरा साथ न देकर बहुत बड़ी गलती की है। आप नहीं जानती, इस क्लिनिक का एमडी मेरा बेहतरीन दोस्त है। अगर आपकी नौकरी यहां से मैंने खत नहीं करवाई तो मेरा नाम काशिफ रहमान नहीं। ये कहकर मैं बाहर आ गया था। मुझे मालूम था बिला वजह मैं इसे परेशान कर रहा हूं, लेकिन इसने मेरा काम क्यों नहीं किया, ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी। मुझे अब टेंशन होने लगी थी। कुछ भी करके मुझे ये हमल ज़ाया करवाना था, क्योंकि दिन करीब आ रहे थे और अगर मेरी बीवी बेटी को जन्म दे देती तो मैं क्या करता? जिंदगी में अगर वो बच्ची आ जाती
तब मैं किसी भी कीमत पर उसे किसी को नहीं दे पाता और ना उसे ख़त्म कर पाता। मैं सीधा अपनी कंपनी आ गया था। मुझ पर अब यही टेंशन सवार हो गई थी, किसी भी तरह मुझे अपनी बीवी का बंदोबस्त करना था। आज मैंने अपनी तमाम मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी थीं, क्योंकि मेरा हाल ही ऐसा नहीं था कि आज मैं किसी भी किस्म की मीटिंग अटेंड करता। पूरा दिन मेरा इसी कश्मकश में गुजर गया था। मैं किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकता था। कुछ डॉक्टर पैसे लेकर काम करने के बाद पुलिस में शिकायत कर देते हैं, और अगर मेरा नाम जरा बराबर भी खराब होता तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए मुझे एक काबिल-ए-एतिमाद शख्स का साथ चाहिए था। तकरीबन रात 10 बजे अचानक एक अनजान नंबर से मुझे फोन आया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये नंबर मेरा पर्सनल था और ज्यादा से ज्यादा इसका कांटेक्ट मेरी बीवी या चंद जानने वालों के पास ही होता। मैंने सर झटकर कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब से एक अनजान आदमी की आवाज गूंजी। काशिफ रहमान बात कर रहे हो? मैंने हाँ कहा तो वो बेइख्तियार बोला, तुम्हारे मसले का हल मेरे पास मौजूद है, मगर तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे और एक मुलाकात भी करनी होगी। मैं फौरन बोला, कौन सा मसला? कौन बात कर रहा है? तुम हो कौन? किस खुशी में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूं? वो बोला, मुझे मालूम है तुम अपनी बीवी का अबॉर्शन करवाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी डॉक्टर अब इस केस में हाथ नहीं डाल रही, क्योंकि ये चौथा हमल है और तुम्हारी बीवी की जान को खतरा हो सकता है। इसकी बात सुनकर मैं फौरन बोला, तुम्हें कैसे पता मेरी जाती जिंदगी के बारे में? वो बोला, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें अपना काम करवाना है या नहीं। मेरे पास कई ऐसे डॉक्टर हैं जो ये काम करते हैं। अब तुम्हारा मसला है, तुम करना चाहते हो या नहीं। अगर इरादा बन जाए तो मुझे इसी नंबर पर रात 12 बजे कॉल करना, समझ आए? ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैं सुन्न हो चुका था, हैरान था कि उसके पास मेरा नंबर कहां से आया। ये है कौन? अचानक फोन आना कोई आम बात नहीं थी। मुझे अपनी साख का भी ख्याल रखना था। ये बात सिर्फ मेरे और डॉक्टर जारीना के दरमियान हुई थी। क्या ये उनके क्लिनिक का बंदा है? हाँ, वही हो सकता है। इसके अलावा कोई इस मसले के बारे में नहीं जानता था। मैं चुपचाप घर लौट आया। घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ भी आई हुई थी, जो मेरी बीवी के साथ लाउंज में बैठी बातों में मगन थी। आज तक मेरी बीवी को यह मालूम नहीं हुआ था कि उसके हमल जाया करवाने के पीछे मेरा हाथ है। मैं हमेशा इसके सामने ये जाहिर करता कि ये सब हादसाती हुआ है। मैं इसके साथ सोग का दिन मनाता और उसे खबर तक न होने देता। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बीवी चहक कर खड़ी हुई और बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आज अम्मी ने आपकी पसंद का पुलाव बनाया है, आप बैठें, मैं मुलाजमा से लगवाती हूँ। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम बैठ जाओ, मुलाजमा लगा लेगी। तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं कि तुम उधर उधर चलो। अपना बहुत ख्याल रखना है। हम 3 बार नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मजीद नुकसान बर्दाश्त करूं। तुम्हारी जान पर अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये कहते हुए मेरी जबान लम्हे भर के लिए कांप गई, मगर मैं खुद को संभाल गया। माँ भी आकर मिली और मैंने कहा, आप कब आएं? इत्तला भी नहीं दी। उनका आना बुरा नहीं लगा, मगर उस वक्त मैं चाहता था कि बीवी के पास कोई ना हो, ताकि ये काम आसानी से हो जाए। अम्मी का होना मतलब वो नजर रखेंगी, और ये मुझे खतरनाक लगा। मेरी बीवी मासूम औरत थी, दुनिया की खबर नहीं थी, इसलिए मैं बासानी फायदा उठा लेता था। थोड़ी देर में मैं दोनों के साथ बैठा रहा, मगर नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। रास्ते में मैंने फैसला कर लिया था कि अगर कोई मेरा साथ दे रहा है तो मैं उसे जरूर साथ रखूंगा और पैसे देकर काम करवाऊंगा, क्योंकि नुकसान बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बेटी नहीं। काफी देर तक अम्मा हंसती बोलती रहीं, फिर कमरे में चली गईं। मैंने बीवी को भी कमरे में भेज दिया ताकि लाउंज में बैठकर उस आदमी से बात कर सकूं। मैं सीधा उसे 10 लाख देने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि आधे काम से पहले और आधे बाद देने का सोचा था। इन दोनों के जाने के बाद मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सब मुलाजिम अपने क्वार्टर जा चुके थे। मैंने धड़कते दिल के साथ फोन निकाला और उस आदमी को मिला दिया। पहली बेल पर ही कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से मकरूह तहकहा सुनाई दिया। वो बोला, मुझे लगा तुम कभी फोन नहीं करोगे, मगर नहीं जनाब, तुम्हें वाकई बेटियों से नफरत है। अफसोस काशिफ रहमान, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या खजाना खोया है। मैं फौरन बोला, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना, सिर्फ ये बताओ तुम काम क्या करते हो, नाम क्या है और मेरा काम कितने दिन में हो जाएगा। वो बोला, नाम भी पता चल जाएगा,
काम सिर्फ 2 दिन का है, तुम मुझसे पहले रेस्टोरेंट में मुलाकात करो, फिर तय करते हैं। आगे के मरहले को उसकी बात सुनकर मैं फौरन राजी हो गया था। एक दफा मुलाकात कर लेना ज्यादा बेहतर था। पूरी रात मेरी अजीब कैफियत में गुजरी थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आब और ताब से रोशन हुआ था। दोपहर 3 बजे मैं इस आदमी से रेस्टोरेंट में मुलाकात करने जाने वाला था। अभी मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मेरी बीवी आराम से मेरे बराबर में बैठते हुए बोली, अपना ख्याल रखिएगा आप। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे मालूम है जो मेरे साथ हो चुका है उसका कसूरवार कौन है, मगर मैंने माफ़ कर दिया है। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। मैं उसको देखते हुए बोला, क्या बोल रही हो? पागल हो चुकी हो और इतनी जल्दी क्यों जागी हो? जाकर आराम करो, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी। जबकि वो फौरन बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको अब ताकीद कर रही हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। कोई भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाएंगे क्योंकि आपको गैस हो जाती है, फिर आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती है। और हाँ, दूसरी शादी भी कर लेना, मेरी तरफ से इजाज़त है। उसकी बातें मैं हैरान होकर सुन रहा था। उसकी टूटी फूटी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। मैं उसको देखते हुए बोला, ये बातें क्यों कर रही हो? हुआ क्या है? चंद लम्हे वो खामोश रही थी और फिर मुझे देखते हुए बोली, पता नहीं इस डिलीवरी के बाद मैं जिंदा बच पाऊंगी या नहीं, बस इसीलिए ख्याल आया आपको कह दूं। बस आप अपना ख्याल रखना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी अपने दिल में आपके लिए कोई इख्तलाफ नहीं रखा क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और वापस कमरे में चली गई, जबकि मैं हैरान होकर उसकी पुश्त को देख रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल मैं नाश्ता वगैरह करके अपने ऑफिस चला गया था। 2-4 मीटिंग्स निपटाई थीं और 3 बजे मैं सीधा मखसूस रेस्टोरेंट पहुंच गया था जो रात हम दोनों ने तय किया था। मैं टेबल पर बैठा इसी आदमी का इंतजार कर रहा था जब सामने से एक शख्स मुझे आता हुआ नजर आया। पूरा चेहरा रुमाल से ढांप रखा था, आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था, सर पर कैप पहन रखी थी जिसकी वजह से उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। कल रात उसकी आवाज़ से मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि यह आदमी कहीं मिला है और मैंने उससे घंटों बैठकर बात की है, मगर अब उसे देखकर इस बात की तसल्ली हो चुकी थी कि नहीं, ऐसा शख्स मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला, मेरा नाम सुलेमान है, मैंने ही कल रात तुमसे बात की थी। अब बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? अपना बच्चा अबार्ट करवाओगी या फिर उसे दुनिया में लाओगी? जबकि मैं फौरन बोला, अगर बेटा होता तो मैं लाजमी उसको दुनिया में लाता, लेकिन ये बेटी है, मैं नहीं कर सकता उसको पैदा। मैंने 3 बेटियों को इसी तरह ख़त्म किया है, मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ, डॉक्टर जरीना ने बताया है। मगर अब इस बार मेरी बीवी का केस थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं अबॉर्शन की तरफ जाता हूँ तो मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो सकती है जो उसे मौत की वादी में भी पहुँचा सकती है। बस मुझे इसी चीज़ का डर लग रहा है। मुझे बेटियां नहीं पसंद, लेकिन मुझे मेरी बीवी बहुत पसंद है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो बेहद मासूम है। मेरी बात सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और मुझे देखते हुए बोला, ये कैसी मोहब्बत है जो अपनी बीवी को इतना दर्द देती है? तुम जैसे मर्द होने से बेहतर है इंसान ना मर्द होता कि औलाद ही पैदा ना हो सके। इस आदमी की बात सुनकर मैं कुछ लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया था। वो मजीद बोला, खैर मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर नहीं देने आया, मुझे भी पैसे चाहिए और तुम्हें भी अपना काम करना है। इस काम के मैं पूरे 10 लाख रुपए लूंगा, डॉक्टर को 2 लाख खिलाऊंगा, बाकी के मेरे अपने होंगे। मेरा खुद का एक अस्पताल है जहां पर मैं ऐसे काम करवाता हूं। इसकी बात सुनकर इस बार तलखी से मुस्कुराने की बारी मेरी थी। मैं इसको देखते हुए बोला, तुम कौन सा अच्छा काम करते हो? तुम भी तो इन सब चीज़ों में मुलव्विस हो, तुम्हें भी गुनहगार ही कहा जाएगा। जबकि वो फौरन बोला, बेशक मुझे गुनहगार कहा जाएगा, लेकिन मैंने कभी अपनी बेटियों को ख़त्म नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, मगर मैं खुश हूँ। इस आदमी की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला था, बस खामोशी से इसके सामने 10 लाख का चेक रख दिया और इसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस 10 लाख के चेक पर मैं उस दिन साइन करूंगा जब तुम मेरी बीवी का अबॉर्शन करवा दोगे। जबकि वो बोला, मुझे चेक नहीं कैश चाहिए, ये चेक तुम अपने पास रखो। 5 लाख काम से पहले और 5 लाख काम के बाद। इसने मेरी ही बात की थी। वो काफ़ी प्रोफेशनल मालूम हो रहा था। मैंने सर को हाँ में हिलाया और उसे पैसे देने का वादा कर लिया। वो फौरन बोला,
कल दोपहर तुम अपनी बीवी को हमारे क्लिनिक ले आना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, और बताओ कुछ लोग काफी वगैरह। वो बिला वजह मामला लंबा कर रहा था। मैं अब जाना चाहता था। मैंने सर नफिये में हिलाया तो वो बेइख्तियार मेरा हाथ थामते हुए बोला, नहीं भाई, आप मेरे साथ काफी तो लाजमी ही पाएंगे, खाना तो हम नहीं खा सकते। खैर, इसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था। उसने फौरन ही एक वेटर को आवाज दी और काफी के लिए ऑर्डर दे दिया। मैं बार बार अपना मोबाइल देख रहा था। घर से भी फोन आ रहा था, यकीनन अम्मी का ही था। मैंने उठाने के लिए मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था जब वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए दोबारा बोला, मैं जब भी किसी से मीटिंग करता हूं उसे साफ कह देता हूं अपना मोबाइल फोन बंद कर दो, क्योंकि मुझे ये आदत बेहद बुरी लगती है कि काम के दौरान मोबाइल बजे। उस आदमी की ये बातें ना जाने क्यों मुझे मशकूक लग रही थीं, मगर मैं चुप ही रहा। बिला वजह मैं इससे अटकना नहीं चाहता था, क्योंकि फिलहाल वो मेरा काम कर रहा था। काफी पीने में तकरीबन आधा घंटा मजीद लग गया। घर से अब भी मुसलसल फोन आ रहा था। मैं अब उससे इजाजत लेकर खड़ा हुआ तो वो मुझे देखते हुए बोला, कल दोपहर 3 बजे लाजमी वक्त से आ जाना, वरना मैं किसी और को टाइम दे दूंगा और तुम्हारा काम अगले दिन पर चला जाएगा। जबकि मैं सर हिलाकर फौरन ही अम्मा की कॉल रिसीव कर चुका था। न जाने ऐसा क्या मसला हुआ था जो वो बना रुके मुसलसल फोन किए जा रही थीं। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से इनकी भराई हुई आवाज सुनाई दी, काशिफ, तुम कहां पर हो? तुम्हें इल्म है तुम्हारे घर पर क्या मुसीबत आ चुकी है? तुम्हारी बीवी घर छोड़कर भाग गई है, ना जाने किसके साथ गई है। बस एक नोट दिया है कि मैं अपना बच्चा अब खत्म नहीं कर सकती, मुझे ये बच्चा दुनिया में लाना है। मेरी ममता इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे मरते हुए देखूं। वो तुम्हें छोड़कर चली गई। काशिफ, ये सब क्या हो रहा है? इस नोट के हिसाब से साफ मालूम हो रहा है कि उसके हमल तुमने जाया करवाए हैं। ये सब क्या है? जबकि मैं फौरन बोला, अम्मा क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? वो कहां जाएगी? इसके तो घर वाले भी इस दुनिया में नहीं हैं। तुम ठहरो, मैं घर आता हूं। मैंने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और सीधा अपने घर पहुंच गया। मेरे दिल की धड़कनें काफी मुंतशिर हो रही थीं। मुझे घबराहट हो रही थी कि ये सब क्या माजरा है। क्या वाकई मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है? यह ख्याल ही मेरी जान निकाल रहा था। मुझे तबस्सुम से बेइंतहा मोहब्बत थी। इसके बगैर रहना मेरे बस से बाहर था। एक लंबी मसाफत तय करके मैं घर पहुंचा तो घर में मातम मचा हुआ था। मेरी माँ और बाकी के रिश्तेदार भी आ चुके थे। सब लोग रो रहे थे कि बहू चली गई, इसने बच्चा हमसे छीन लिया। चौथी बार हम उस खुशी को देखने वाले थे, मगर अब इस खुशी से महरूम हो गए। मैं फौरन अम्मा की तरफ लपका और उनसे नोट छीना। इसमें साफ अल्फाज में दर्ज था कि मैं अपना बच्चा अब मरते हुए नहीं देख सकती। काशिफ रहमान, तुमने जो करना था तुम कर चुके हो। मुझे हकीकत मालूम हो गई है। अब मैं यहां एक लम्हा नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। तुम्हें तुम्हारा ये आली शान घर और बिला वजह की इनाम मुबारक हो। मैं अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने मजीद मरते हुए नहीं देख सकती। मैं वही सर पकड़कर बैठ गया। बच्चा का जाना मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन तबस्सुम का जाना मुझे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर गया था। मेरी अम्मा मुझे मुसलसल कोस रही थीं कि मैं तुम्हें फ़ोन पर फ़ोन कर रही थीं, लेकिन तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अगर तुम वक्त पर फ़ोन उठा लेते तो तुम जल्द इसे पकड़ लेते। न जाने वो अब कहाँ कहाँ तक पहुँच गई होगी। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फौरन ही पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अपने जराए लगाकर भी मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तकरीबन 2 माह बाद मेरी अम्मा मुझ पर दूसरी शादी का दबाव डालने लगी कि कब तक तुम अकेले रहोगे। तबस्सुम चली गई है, उसे तुम्हारा एहसास नहीं था। उसे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था जो उसे मिल चुका है। तुम अब शादी करो, अपना घर बसाओ। हो सकता है अल्लाह तुम्हें बेटे से नवाज दे जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। अम्मा की बात मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगी थी। हो सकता है तबस्सुम के जरिए मुझे बेटी ही पैदा होनी हो। यही सोचकर मैंने अम्मा को दूसरी लड़की तलाश करने की इजाजत दे दी। मेरे पास पैसा था, धन दौलत थी, इसीलिए मुझे कनवारी लड़की मिली। देखने में काफी अच्छी थी, मगर मिजाज की तेज। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्योंकि मैं भी कुछ कम नहीं था। मैं उसे संभाल सकता था, इस बात का मुझे अंदाजा था। शादी काफी धूमधाम से हुई। शादी की पहली रात ही मैंने इस पर यह बात वाजे कर दी कि मुझे बेटा चाहिए। मैं अब कुछ भी नहीं छिपाना चाहता था। मैं तबस्सुम को खो चुका था। मुझ में अब जीने की कोई खास तमन्ना नहीं रही थी। अगर ये औरत जाना चाहती थी तो उसकी मर्जी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ठीक 2.5 महीने बाद वो हामिला हो गई थी। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ उससे भी एक बेटे की चाह थी। तबस्सुम से जब मैं इस चाह की उम्मीद पर उसके 3 बच्चे जाया कर सकता था, तो फिर उस लड़की से मैं क्यों ऐसी उम्मीद रखता कि ये मुझे सिर्फ लड़की दे। तकरीबन 6 महीने बाद जब मैंने उसका जेंडर टेस्ट करवाया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वो बेटे की मां बनने वाली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है। मैंने 3 बार वही टेस्ट दोबारा करवाया और तीनों बार यही बताया गया कि मेरा बेटा है। मैंने खूब खुशियां मनाई थीं। मैं तबस्सुम को अपनी पहली औलाद पर ही भूल गया था। उसके बाद वो दोबारा हामला हुई और फिर मुझे बेटा पैदा हुआ। मैंने इरादा किया था कि अगर अब बेटी भी हुई तो मैं ले लूंगा, मगर हैरान कुन तौर पर तीसरा भी मेरा बेटा हुआ। मेरी तो बाँछें ही खुल उठी थीं और जब अल्लाह ने मुझे एक साथ जुड़वां 2 बेटे अता किए तो मेरा पूरा खानदान मुकम्मल हो गया। ऐसा लगता था जैसे मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि कुदरत मेरे साथ कितना बड़ा इंसाफ करने वाली है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरे बेटे अब मेरे कंधे से ऊपर होने लगे थे। वो बड़े हो गए थे। सब ने अपना कॉलेज और स्कूल ख़त्म कर लिया था और 3 बेटों ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। मगर मैं नहीं जानता था कि ये सब एक साजिश है। मेरा बड़ा बेटा कुछ ज़्यादा ही बिजनेस में दिलचस्पी लेता था। ये बात मुझे थोड़ी खटकती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ दिनों से मेरी बीवी का रवैया भी मेरे साथ बदल गया था। मैंने कई बार उससे पूछा कि हुआ क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आज मामूल का दिन था। मैं लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था जब मेरे बड़े बेटे ने मेरे सामने एक फाइल फेंकी और मुझे देखते हुए बोला, इस पर दस्तखत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया और उसको देखते हुए बोला, किस लहजे में बाप से बात कर रहे हो, पागल हो गए हो? जबकि वो बोला, आप जैसे मर्द से इसी लहजे में बात की जाती है, दस्तखत करें वरना आपका हशर बिगाड़ दूंगा। इसकी बात सुनकर मैं सकते में आ गया। धीरे धीरे मेरे 5 बेटे लाउंज में जमा हो गए और अब मुझे मारने पर तिल गए। मैं उनको देखते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैं दस्तखत करूंगा, लेकिन मुझे मोहलत चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा बड़ा बेटा बोला, सिर्फ रात तक की मोहलत है, इसके बाद तुम हमारा रूप देखना। इसकी बातें मेरा कलेजा चीर रही थीं। इन 5 औलाद के खातिर मैंने किया कुछ नहीं किया था। जिंदगी भर इन्हें आसाइशें दी, सर आंखों पर बिठाया, और वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप उठकर लॉन की तरफ आ गया तो मेरा मुलाजिम मुझे देखते हुए बोला, मालिक आप यहां से भाग जाएं, क्योंकि आपके बच्चे आपसे जायदाद लेकर आपको निकाल देंगे। अगर आप भाग भी गए तो आपके पास पैसा होगा, लेकिन जब आप उनके नाम जायदाद कर देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। सोच समझकर फैसला करें। इसकी बात ने मेरा दिमाग दुरुस्त कर दिया और मैं बिना सोचे समझे घर से भाग गया। मैं इतना भागा कि मेरे पांव जख्मी हो गए। मैं काफी दूर आ गया। मुझे घबराहट हो रही थी कि अगर मेरे बेटे यहां भी आ गए तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ धोखा किया है। अचानक एक बंगले के सामने पहुंचकर मुझे शदीद घबराहट हुई। दिल भारी होने लगा, सर चकराने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आंख तकरीबन 1 घंटे बाद पानी के छींटों से खुली। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं तो सामने मेरी पहली बीवी तबस्सुम खड़ी थी। मैं सांस लेना भूल गया। सीने पर हाथ बांधे वो मुझे देख रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे सहारा देकर खड़ा करते हुए बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में आपसे सामना होगा। अंदर आएं, ये मेरा घर है। मैंने सर उठाकर बंगला देखा तो हैरान रह गया कि मेरी गैर मौजूदगी में इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। बहरहाल मैं अंदर चला गया। ड्राइंग रूम में बिठाते हुए वो बोली, ये क्या हालत बना रखी है आपने, यहाँ बेहोश कैसे हुए आप? मैंने इसको देखते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? लेकिन मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम ये कैसे कर सकती हो? ये गुनाह है। फिर जो हकीकत उसने बताई
वो सुनकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो कहने लगी, ये सब आपकी अपनी सगी औलाद ने अपने बलबूते पर बनाया है। आपकी अपनी बेटी ने, आपको मालूम है जिस इंसान के साथ आपने डील की थी कि अगले दिन आप मेरी बेटी को मरवा देंगे, वो इंसान आपका दोस्त शहरोज है जो बचपन का साथी है। मैं हैरान रह गया। वाकई जब से तबस्सुम गई थी वो भी गायब हो चुका था। वो मजीद बोली, इस इंसान ने मेरी बहुत मदद की। उसे आपके तमाम काले करतूत मालूम थे। इसने जब मुझे बताया तो मैं यकीन नहीं कर पाई, लेकिन जब आपकी हकीकत सामने आई तो मैंने उससे मदद मांगी कि मुझे उस घर से निकलना है। उसने आपको अपने साथ मसरूफ कर लिया और मैं घर से चली गई। इसी ने मुझे रहने के लिए एक छोटी सी जगह दी और मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। आपको मालूम है आज आपकी बेटी एक बड़ी अफसर है और ये घर गाड़ी सब उसी की है। मेरा सर झुक गया। मैंने भी धीरे धीरे उसे अपने 5 बेटों की कहानी सुनाई, जबकि वो तल्खी से मुस्कुरा कर बोली, मैं ये नहीं कहती कि बेटे गलत होते हैं, मगर जब आप अल्लाह की दी हुई रहमत को ठुकरा दें तो अल्लाह नेमत भी छीन लेता है। ये आपका इबरतनाक सबक है। अब जाएं आप यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी जो होबहू मेरी शक्ल की थी। वो बेइख्तियार मेरे सीने से लगते हुए बोली, अम्मा, मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। ये मेरे बाप हैं और मैं उनको यहाँ रखना चाहती हूँ। उसकी माँ उससे खूब लड़ी और इजाज़त नहीं दे रही थी, मगर मेरी बेटी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज जब भी मैं इसका सामना करता हूँ तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन वो हमेशा मेरे बराबर खड़ी होकर फख्र से कहती है, आप मेरे बाबा हैं। आपकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ। आप परेशान ना हों, सब ठीक है। और बेशक बेटियों जैसा कोई नहीं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बेटियां आंखों का नूर होती हैं। मजीद इस तरह की सबकामोज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।